कहानी शुरू होती है। हमें 1944 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कहीं दूर समुद्र के बीच साउथ पैसिफिक में दो फाइटर प्लेन लड़ते हुए क्रैश हुए थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था, जहाँ पर अमेरिका और जापान एक दूसरे का दुश्मन था। और यहाँ जो प्लेन क्रैश हुए होते हैं वो इन्हीं दोनों कंट्री के थे। अमेरिकन पायलट हैंक जैसे ही जापानीज सोल्जर को देखता है तो ये आपस में फाइट करने लगते हैं। ये लड़ते लड़ते उस आइलैंड के अंदर तक चले जाते हैं। जब ये लोग लड़ ही रहे थे तो तभी अचानक इनके पीछे दो बड़े बड़े जॉइंट हाथ आते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर एक जाइंट ऐप है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। यहाँ से कहानी जाती है सन 1973 में। यहाँ पर हमें बिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यूएस ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क का हेड है। और वो वहाँ पर सेनेटर से जाके मिलता है और उन्हें एक आइलैंड का मैप दिखाता है। बिल कहता है कि इस आइलैंड के बारे में दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता, सिर्फ पौराणिक कथाओं में इस आइलैंड का जिक्र है। उन पौराणिक कथाओं में इसे स्कल आइलैंड कहा गया है और ऐसा भी कहा जाता है कि ईश्वर ने इस आइलैंड को अधूरा छोड़ दिया। इस आइलैंड के पास से गुजरने वाला शिप या प्लेन कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिया। ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी खतरनाक है। बिल सेनेटर से ये भी कहते हैं कि सन 1954 में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारना चाहते थे। मेरा मानना है कि हमारी दुनिया में ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है जो हमारी सोच से भी परे है और वो हमें इसी आइलैंड पे मिलेगी। दरअसल बिल सेनेटर को ये सब इसलिए बता रहे होते ताकि उन्हें इस मिशन के लिए मंजूरी मिल सके, पर यहाँ सेनेटर को लगता है कि बिल बच्चों की कहानी सुना रहा है और सेनेटर इन सब के लिए उसे मना करके वहाँ से जाने लगते हैं। बिल का असिस्टेंट सेनेटर को ये बताता है कि 3 दिन बाद उसी आइलैंड के ऊपर से रशियन सैटेलाइट जाएगी। जो पिक्चर हमारे पास अब है वो 3 दिन बाद उनके पास जाएगी, तो वो लोग उस आइलैंड पर हमसे पहले पहुंच सकते हैं। तो ये बात सुनकर सेनेटर इन्हें मिशन में जाने की मंजूरी दे देते हैं। यहाँ पर बिल सेनेटर से कुछ सोल्जर्स की भी मांग करता है। अब बिल ने सिपाहियों को इंतजाम कर लिया था और वो अब ट्रैकर की तलाश कर रहा होता है, जो कि उन्हें उस आइलैंड पर रास्ता दिखाएगा। और बिल सिर्फ कॉर्नैक को ही उस आइलैंड पर ट्रैकर के तौर पर ले जाना चाहता है, क्योंकि कॉर्नैक एक बेहद ही बढ़िया ट्रैकर था। यहाँ बिल कॉर्नैक को ऑफर करता है उसे अपने साथ आइलैंड पर ले जाने के लिए, पर कॉर्नैक उसे वहाँ जाने के लिए डबल फीस चार्ज करता है और वो इसके लिए मान चुका था। और अब ये लोग एक बड़े से जहाज पर कुछ साइंटिस्टों की टीम को लेकर, साथ ही सोल्जर्स और कुछ और लोगों के साथ ये लोग उस आइलैंड के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जहाज के अंदर साइंटिस्ट लोगों को ये बता रहे होते हैं कि उस आइलैंड पर क्या क्या मौजूद है या हो सकता है, और वो लोग उन्हें बताते हैं कि उस आइलैंड के आसपास बड़ा तूफान चलते रहता है, तो ये लोग जहाज से वहाँ पर नहीं जा सकते। तो ये जहाज को आइलैंड के बाहर ही रखकर हेलीकॉप्टर के जरिए अंदर जाएंगे और वहाँ पर धरती के नीचे क्या है ये जानने के लिए साइंटिफिक सेस्मिक एक्सप्लोजन करवाएंगे, जिससे कि इन्हें ये जान पाएंगे कि उस आइलैंड की सतह के नीचे क्या है। और ये वहाँ से निकलने के लिए उस आइलैंड पर जाते ही उसके 3 दिन बाद उस आइलैंड के नॉर्थ साइड पर जहाज इन लोगों का इंतजार करेगा। तो वहाँ पर सभी लोगों को ठीक से बता दिया जाता है कि 3 दिन बाद किसी भी तरह आप उस आइलैंड के नॉर्थ साइड पर पहुंच जाइएगा। और उसके बाद हम कॉर्नेट को देखते हैं, जो कि एंटी वॉर फोटोग्राफर मैसन वीवर से मिलता है, जो इनके साथ उस आइलैंड पे जाएंगे। अब कुछ समय बाद ये लोग उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं वो आइलैंड बादलों से घिरा हुआ है, जिसके आसपास बहुत खतरनाक तूफान चल रहे थे। तो ये लोग इससे आगे अब जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे और कर्नल पैकर के आदेश पर सारे सोल्जर्स हेलीकॉप्टर को रेडी कर लेते हैं। और अब सभी लोग उन हेलीकॉप्टरों से उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। तूफान की वजह से इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर किसी तरह ये लोग उस तूफान को पार करके उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खूबसूरत है। कुछ दूर आगे जाते ही साइंटिस्टों की टीम को नीचे उतार दिया जाता है और अब ये लोग सेस्मिक एक्सप्लोजन करवा रहे होते हैं, ताकि ये जमीन के नीचे क्या है वो रीडिंग के द्वारा जान सके। और उन्हें रीडिंग से ये पता चलता है कि इस आइलैंड की जमीन नीचे से काफी हद तक खोखली है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर पे हमला हो जाता है। दूर से एक पेड़ आकर उस हेलीकॉप्टर के आर पार हो जाता है और तभी हम देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट एप एक एक करके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर रहा होता है। सब लोग उस जाइंट एप को देखकर डर जाते हैं और वो जाइंट एप सारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे कि काफी लोग मर जाते हैं। पर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में अब भी कुछ लोग जिंदा थे। यहाँ वो जाइंट एप सारे हेलीकॉप्टर को क्रैश करके वहाँ से चले जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से ये लोग 2 समूह में बढ़ जाते हैं। एक समूह में बिल, कर्नल पैकर और उनके कुछ सोल्जर्स थे। दूसरे समूह में कॉन्ग्रेट, वेवर, कुछ साइंटिस्ट और एक सोल्जर बचा हुआ था। और इन सबसे अलग एक अकेला सोल्जर हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ अकेला बचा था, जिसका नाम चैपमैन था। चैपमैन कर्नल से रेडियो के जरिए बात कर रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि अब भी हेलीकॉप्टर में काफी गोला बारूद बचा हुआ है, जिस पर कर्नल चैपमैन से कहते हैं कि तुम वहीं रुको, हम लोग तुम्हारे पास आते हैं। वो अपनी लोकेशन उन्हें बताता है और तभी अचानक इन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ कर्नल पैकर अपने सोल्जरों को खोकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो जाकर बिल के ऊपर गन तान के कहते हैं कि अब तुम मुझे वो हर बात बताओगे जो मैं इस आइलैंड के बारे में नहीं जानता। बिल कर्नल को बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं नॉर्डन नाम के एक शिप पर था, जो कि अब गायब हो चुकी है। उसमें 1
1000 लोग मौजूद थे, पर उन सब लोगों में से सिर्फ मैं अकेला बच पाया। सभी लोगों को लगा कि वो शिप जंग में डूब गया, पर मैं जानता हूँ कि उस शिप को एक मॉन्स्टर ने डुबाया। 30 सालों से ये बात मैं लोगों को बताते आ रहा हूँ, पर मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, पर तुम सबने आज देख लिया। कर्नल, तुम किसी तरह हमें यहाँ से सबूतों के साथ वापस घर पहुँचाओ और हम तुम्हारे सिपाहियों की मौत का बदला वापस आकर इनसे ले सकते हैं। और अब कर्नल वहाँ से चले जाता है। दूसरी ओर हम कॉर्नेट के समूह को देखते हैं, जो कि ये फैसला करते हैं कि वो नदी के किनारे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों को शिप पे बताया गया था कि 3 दिन बाद इस आइलैंड के नॉर्थ पर वो शिप इनका इंतजार करेगा। तो ये सभी नदी के सहारे नॉर्थ साइड पर बढ़ रहे थे। जब ये नदी के किनारे से जा ही रहे होते हैं, तो तभी नदी के बाहर एक बहुत ही बड़ा ईवी बाहर निकलता है। ये लोग उस ईवी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इनके ग्रुप में जो सोल्जर होता है वो उस पर गन तान देता है, पर कॉर्नोल्ड उसे गोली चलाने से मना कर देता है। यहाँ पर ये लोग जब ईवी को कुछ नहीं करते तो वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ इनके सामने कुछ खंडहर थे कि तभी अचानक इन्हें आसपास से कुछ कबीलेवासी घेर लेते हैं और ये लोग आपस में लड़ते कि वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स आता है जो उन आदिवासियों को इनसे लड़ने से रोकता है। यहाँ वेवर उस बूढ़े शख्स से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे, जिस पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय से प्लेन क्रैश के वजह से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मुझे लगभग यहाँ रहते हुए 30 साल हो चुके हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि 2 पायलट आपस में लड़ रहे थे और ये वही अमेरिकन पायलट हैंग होता है। इसका साथ ही जैपनीज सोल्जर जो कि इसका बीते वक्त में दोस्त बन चुका था, वो इस आइलैंड पे सरवाइव नहीं कर पाया, वो मारा गया। पर किसी तरह हैंग इन कबीलेवासियों के साथ 30 सालों तक सरवाइव कर पाया है। हैंग इन लोगों को बताता है कि ये आदिवासी बिल्कुल भी बात नहीं करते, ये मौन अवस्था में रहते हैं और हैंग उन्हें अपने साथ उन आदिवासियों के कबीलों में लेके जाता है। दूसरी ओर हम उसी अकेले सोल्जर को देखते हैं जो कि इन दोनों ग्रुप से अकेला था। वो पानी के लिए नदी के किनारे जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर वही जाइंट एप आ रहा है। वो ये देखकर पत्थरों के पीछे छुप जाता है। जब जाइंट एप पानी पी रहा होता है तो तभी उस पर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, पर किसी तरह जाइंट एप उसे खत्म करके उसे खाने लगता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। यह सब देखकर वो सोल्जर पूरी तरह से डर चुका था। दूसरी ओर हम कॉर्नोट को देखते हैं जो कि उन कबीलों तक पहुंच चुके थे। उन कबीलेवासियों ने अपने कबीले को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लकड़ी की दीवार बना रखी थी ताकि कोई भी नरभक्षी जीव उनके कबीले तक ना पहुंच सके। और यहाँ पर हैंग इन लोगों को बताता है कि इस कबीले में सारे लोग बड़े ही प्रेम से रहते हैं, यहाँ पैसे वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। और जब हैंग वहाँ के मुखिया से इन लोगों को यहाँ रहने के लिए पूछता है तो वो इसके लिए मान जाते हैं। अब हैंग उन लोगों को अपने साथ लेके जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत पुराना शिप दिखाया जाता है। हैंग उन लोगों को बताता है कि ये मेरे आने से 10 साल पहले से यहाँ पर मौजूद है और हैंग फिर उस कबीले की पवित्र जगह पर उन लोगों को लेके जाता है जहाँ पर बहुत सी चित्रकलाएं बनी हुई थी। उन चित्रकलाओं में इन आदिवासियों का इतिहास छुपा हुआ था और हैंग उन आदिवासियों के बारे में बताता है। वो कहता है कि 1000 सालों तक ये आदिवासी इस आइलैंड पर डर डर के रहा करते थे नरभक्षी जीवों से, पर तभी चमत्कार हुआ। इस आइलैंड के कुछ जीवों ने इन्हें बचाना शुरू किया, पर समय के साथ साथ उन जाइंट एप की फैमिली खत्म हो गई और फिर एक ही एप बचा जिसे ये लोग कॉन्ग कह के बुलाते हैं। वही कॉन्ग जिनने तुम्हारे हेलीकॉप्टरों को क्रैश करवाया। अगर तुम वो एक्सप्लोजन नहीं करवाते तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करता। कॉन्ग एक अच्छा राजा है, ये कबीलेवासी उसे पूछते हैं। हैंग ने कहता है कि इस आइलैंड में सबसे खतरनाक जीव जमीन के नीचे रहते हैं जिनने मेरे जैपनीज दोस्त को भी खत्म कर दिया था। हैंग उन्हें खोपड़ी राक्षस कह के बुलाता है। तुम लोगों ने जो हेलीकॉप्टर से एक्सप्लोजन करवाए थे उसकी वजह से वो धरती के नीचे से ऊपर आ गए और इसकी वजह से कॉन्ग ने तुम्हारे हेलीकॉप्टरों को क्रैश करवाया। अगर वहाँ कॉन्ग नहीं होता तो तुम लोग जिंदा नहीं बचते, क्योंकि वो जीव तुम्हें पूरी तरह से खा जाते। यहाँ कॉन्ड्रेंट हैंग से कहता है कि हमें 3 दिनों में इस आइलैंड के नॉर्थ साइड तक पहुंचना है, जिस पर हैंग कहता है कि पैदल नॉर्थ साइड पे जाना इम्पॉसिबल है। दूसरी ओर हमें कर्नल और बिल की टीम को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हैंग कॉन्ग्रेंट और बाकी लोगों को अपने दोस्त के साथ बनाया गया शिप दिखाता है, पर वो अब काम नहीं करता। यहाँ ये लोग उस शिप को देखते हैं जो कि प्लेन के इंजन से बना हुआ था और अब ये लोग उससे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, इसलिए वो सभी उस शिप को रिपेयर करने लगते हैं। दूसरी ओर हम फीवर को देखते हैं जो कि उस लकड़ी के दीवार के बाहर जाके देखती है जहाँ पर नुकीले लकड़ियां लगी हुई थी और वो देखती है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से एक ईवी हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई है और वो दर्द के मारे चिल्ला रही है। तो वो जाकर उसकी मदद करती है, पर हेलीकॉप्टर काफी भारी था जो कि उससे हिल भी नहीं रहा होता कि तभी पीछे से कॉन्ग आकर उस हेलीकॉप्टर को उठाकर उस ईवी की मदद करता है। यहाँ वीवर कॉन्ग को देखकर पूरी तरह से डर जाती है, पर कॉन्ग यहाँ वीवर को कुछ नहीं करता और वो वहाँ से चले जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्ग एक शांति प्रिय जीव है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। दूसरी ओर हम चैपमैन को देखते हैं, वही अकेला सोल्जर
सोल्जर जो इन दोनों समूह से अलग है, वो एक लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ होता है, पर तभी वो लकड़ी हिलने लगती है। वो एक लकड़ी की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर था। चैपमैन उसे देखकर डर जाता है और वो उसके ऊपर फायर करने लगता है, पर वो लकड़ी का क्रिएचर उसकी ओर बढ़ते बढ़ते अचानक से पीछे हटने लगता है, क्योंकि पीछे नरभक्षी छिपकली थी, वो चैपमैन को खाकर वहाँ खत्म कर देती है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। हम कॉन्ग्रेंट के समूह को देखते हैं, जो कि हैंक जहाँ पर रहा करता था, वो लोग वहाँ पर रुके हुए थे। इसी तरह बिल, कर्नल पैकर और बाकी सोल्जर भी रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर रात का नजारा काफी खूबसूरत था। हमें बिल की बातों से ऐसा लगता है कि कर्नल पैकर चैपमैन को बचाने जाने के साथ साथ वहाँ से गोला बारूद लाना चाहते हैं, ताकि वो कॉन्ग को खत्म कर सके। अगली सुबह कॉन्ग्रेंट और बाकी लोगों ने उस शिप को रिपेयर कर लिया था। वो उसे स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हैंक भी इनके साथ जाना चाहता था। वो उस कबीले को अलविदा कह के ये सभी उस बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग उस बोट से कुछ दूर आगे जाते हैं तो इनका कनेक्शन दूसरी टीम मतलब कि कर्नल पैकर की टीम से जुड़ जाता है। ये रेडियो में आपस में बातें कर रहे थे। कर्नल पैकर इन लोगों को अपनी लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर फायर करता है, जिससे कि इन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है और ये लोग अब उनकी ओर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक बोट में खड़े इनके एक साथी को कुछ जंगली पंछी उड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग अपने साथी को बचाते, उतने में वो पंछी उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ कॉनरेड अपनी बोट को नहीं रोकता, वो बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर ये अपनी बोट को किनारे में खड़ा करके कर्नल पैकर की ओर बढ़ रहे थे और कुछ ही समय में कर्नल पैकर की टीम इनसे मिल जाती। ये लोग वापस अपने दोस्तों से मिलकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर कॉर्नेट हैंक को कर्नल पैकर से मिलाता है और उसकी कहानी कर्नल पैकर और बाकी लोगों को बताता है। और कॉन्ग्रेंट कर्नल पैकर को कहता है कि अब हमें चलना चाहिए नॉर्थ साइड पर, जिस पर कर्नल पैकर कॉन्ग्रेंट से कहते हैं कि नहीं, हमारा एक सोल्जर अब भी लापता है। वो चैपमैन की बात कर रहे होते हैं और ये लोग उसकी मदद करने जाएंगे वेस्ट में। वेस्ट का नाम सुनते ही हैंक उन्हें कहता है कि वो एरिया बहुत खतरनाक है, वहाँ पर नरभक्षी छिपकलियां रहती हैं, अगर हम वहाँ गए तो वापस आने के बहुत कम चांसेस है। पर कर्नल पैकर इन लोगों की बात नहीं सुनता। वो कॉन्ग्रेंट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लोगों को ढूंढने और रास्ता दिखाने के लिए लाया गया है, तो तुम अपना काम करो। ये बात सुन के कॉन्ग्रेंट और बाकी लोग भी चैपमैन को ढूंढने जा रहे थे। अब ये लोग कुछ दूर आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत से बड़े बड़े कंकाल दिखाई देते हैं। यहाँ हैंग उन्हें बताता है कि ये कॉन्ग के माँ बाप के कंकाल है, जिन्हें उन्हीं नरभक्षी छिपकलियों ने खा लिया। यहाँ पर कर्नल पैकर इन सभी को कहते हैं कि हमें चैपमैन का सिग्नल उस ऊंचे पहाड़ से आया था और हमें कुछ मील और आगे चलना होगा। हैंग इन्हें एक बार फिर आगाह करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और कर्नल अपने लोगों को कहता है कि हम ये काम कर सकते हैं। और जब ये आगे जाते हैं तो तभी अचानक इन्हें नरभक्षी छिपकलियों की आवाज आने लगती है, तो ये लोग छुप जाते हैं और जैसे ही वो आगे चले जाती हैं तो ये बाहर आते हैं कि तभी अचानक बिल को एक छिपकली खा जाती है। वो काफी बड़ी थी। ये लोग उस पर फायर करते हैं, बड़ी ही मुश्किलों से ये वहाँ से बच पाते हैं। यहाँ पर हैंग उनसे कहता है कि हम जिससे लड़े वो सिर्फ एक थी, ऐसी यहाँ पर सैकड़ों है। मैं कर्नल तुम्हें अब भी कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर कर्नल कहता है कि मैं चैपमैन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, जिस पर कॉन्ग्रेंट उसे कहता है कि चैपमैन मारा गया है। कॉन्ग्रेंट को चैपमैन का लॉकेट मिला होता है जिसमें उसका नाम लिखा था। पर यहाँ पर कर्नल कॉन्ग्रेंट से कहता है कि मैं फिर भी चैपमैन के हेलीकॉप्टर तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत से सोल्जरों को कॉन्ग ने मारा है और मैं उसे खत्म किए बिना नहीं रहूंगा। हैंग और बाकी लोग कर्नल पैकर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दुश्मन कॉन्ग नहीं, वो जीव है जिनसे हम अभी अभी लड़ के आए। पर यहाँ कर्नल पैकर अपने सिपाहियों का बदला लेना चाहते हैं जो कॉन्ग की वजह से मारे गए। यहाँ हैंग नहीं चाहता कि कर्नल कॉन्ग को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो अपनी तलवार कर्नल पे तान देता है, पर कर्नल उसे गिरा देता है और इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर यहाँ कॉन्ग्रेंट किसी तरह कर्नल को शांत कराता है और कहता है कि मैं बाकी सिविलियनों को बोट तक लेके जाता हूँ, तुम अपने सोल्जरों के साथ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तुम्हें चैपमैन का हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तुम वहाँ जा सकते हो। और इसके लिए कर्नल पैकर मान जाता है और अब ये लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब हम लोग कॉन्ग्रेंट के ग्रुप को देखते हैं, जो कि वहाँ पर रास्ता भटक चुके थे। उन लोगों को नदी का किनारा नहीं मिल रहा होता, इसलिए कॉन्ग्रेंट ये फैसला करता है कि वो आगे जाके नदी ढूंढे। कॉन्ग्रेंट के साथ वेवर भी आना चाहती, तो वो भी उसके साथ चली जाती है। दूसरी ओर हम कर्नल पार्कर के लोगों को देखते हैं, जिन्हें वो हेलीकॉप्टर मिल चुका है जिस पर असला बारूद था। और अब कर्नल पार्कर रात होने पर कॉन्ग के लिए जाल बिछाता है। यहाँ दूसरी ओर हम कॉन्ग्रेंट और वेवर को देखते हैं, जो कि किसी पहाड़ की चोटी पर थे कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है। कॉन्ग उनके काफी करीब आ जाता है। कॉन्ग वहाँ पर शांत था। यहाँ वीवर कॉन्ग की लाचारी देखकर उसके करीब जाकर उसे छूती है। कॉन्ग वीवर को कुछ भी नहीं करता कि तभी अचानक कर्नल ने जो कॉन्ग के लिए जाल बिछाया था उससे अट्रैक्ट होकर कॉन्ग उसकी ओर जाने लगता है। और फिर वहाँ से कॉन्ग्रेंट अपने साथियों के पास जाकर उन्हें बोट का रास्ता दिखा के उन्हें वहाँ से बोट की ओर जाने के लिए कहते हैं। और वीवर और कॉन्ग्रेंट कॉन्ग की मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। हम कर्नल को देखते हैं, जिसने कॉन्ग के लिए जाल बिछाया था। उसका जाल कामयाब हो जाता है। कॉन्ग आकर उसमें फंस जाता है। वो आग की लपटों के बीच फंसा हुआ था और कॉन्ग कुछ देर बाद आग की वजह से वहाँ
वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यहाँ कर्नल उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर कॉन्ग्रेंट और फीवर पहुंच जाते हैं। उनके साथ हैंग भी होता है। कॉन्ग्रेंट कहता है कि ऐसा मत करो कर्नल, पर यहाँ पर कर्नल फिर से कॉन्ग्रेंट की बात नहीं मान रहा होता। वो कॉन्ग को बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है और यहाँ कर्नल के सोल्जर्स भी समझ चुके थे कि कर्नल ये सब गलत कर रहा है, तो वो लोग कर्नल की बात ना सुनकर उस पर ही गन तान देते हैं। और तभी वहाँ पर विशाल का नरभक्षी छिपकली आ जाती है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी छिपकली थी। उस दानव को देखकर यहाँ सारे लोग भाग जाते हैं, पर कर्नल अब भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो कॉन्ग के पंजों के नीचे दबकर मर जाता है। और कॉन्ग उस छिपकली से लड़ रहा था, पर कॉन्ग यहाँ पर उस छिपकली के सामने जख्मी होने की वजह से कमजोर पड़ जाता है, पर फिर भी वो किसी तरह उसे रोके रखा था। ये सभी भागते हुए उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं, पर इन्हें अपनी बोट नहीं दिख रही थी। तो कॉन्ग्रेंट वीवर को कहता है कि पहाड़ पर जाकर फ्लेयर गन से फायर करो। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो वो छिपकली इनके पीछे अब भी पड़ी हुई थी। यहाँ पर एक सोल्जर अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है, पर जब वो छिपकली इन लोगों को खाने ही वाली होती है तो तभी यहाँ पर कॉन्ग आकर उस छिपकली से लड़ने लगता है। यहाँ फीवर ने भी अपना काम कर दिया था, उनने फ्लेयर फायर कर दी थी, पर यहाँ पर कॉन्ग और उस विशालकाय छिपकली के बीच लड़ाई के दौरान कॉन्ग जाकर एक पुराने शिप में जाके फंस जाता है और वो विशालकाय छिपकली कॉन्ग को खाने ही वाली होती कि तभी यहाँ कॉन्ग्रेंट के साथी फीवर का सिग्नल देखकर अपना बोट लेकर इस ओर आ जाते हैं और वो मशीन गन से उस छिपकली की ओर फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो छिपकली कॉन्ग को छोड़कर इनकी ओर बढ़ने लगती है। वो उनके बोट के काफी नजदीक आ जाती है। ये देखकर वीवर अपनी फ्लेयर गन से उस छिपकली के फेस में फायर करती है, जिसकी वजह से वो वीवर की ओर बढ़ने लगी थी। यहाँ पर कॉन्ग भी उस शिप से आजाद हो गया था और कॉन्ग पुराने शिप के नुकीले हिस्से से उस पर वार करता है और इनके लड़ाई की वजह से वीवर पहाड़ से नदी में गिर जाती है। पर कॉन्ग उस छिपकली को अपने से दूर करके पहले वीवर को पानी से बाहर निकालता है और उसने जिस हाथ में वीवर को पकड़ा था उसी हाथ से उस छिपकली को मार देता है। पर यहाँ वीवर पानी में गिरने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। कॉन्ग उसे नीचे रख के वहाँ से जाने लगता है। कॉन्ग्रेट किसी तरह उसके अंदर से पानी निकाल कर वीवर को बचा लेता है। यहाँ कॉन्ग जाते जाते वीवर की ओर पीछे मुड़ के देखता है और फिर ये लोग अपनी बोट पर बैठकर इस आइलैंड से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। हम हैंक को देखते हैं जो घर पहुंचकर अपनी फैमिली से मिलता है। हैंक 30 साल बाद अपने घर वापस आया था, वो काफी खुश होता है। और अगर आपको सच्ची कहानी जाननी है, एक ऐसी कहानी जो हार्ले डेविडसन के बारे में कि किस तरह से हार्ले डेविडसन ने अपनी पहली बाइक बनाई, तो आप राइट साइड के वीडियो को क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार मूवीज के साथ।